जब वो जान गई थी कि उसके लहजे में तस्खीर कर लेने की ताकत है, तो ये क्यों ना मानी कि वो उसे तस्खीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधी अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मलीहा, अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफ़ों पर बाबा जान और मलिक अंसर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बसात बिछी थी। बेटी, ज़रा हमारे पास तो आओ। उसे आवाज़ देने वाले मलिक नासिर अब उसे बुला रहे थे। पास जाकर उसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम से क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूँ ही लग रहा है, उसने तरदीद करना चाही। यूँ ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा था नूर हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूर हुदा को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले। ये बात भी सही है, वो हंसे थे। मलिक अंकल, मैं जाऊँ? मौका देखते ही उसने पूछा। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी, जाओ। वो उठने लगी तो अज़हर फ़ारूकी ने उससे कहा, मलीहा, चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर वो किचन की तरफ से गुज़रते हुए उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे तरह से खुले हुए थे। वह हैरान होती कमरे में आई तो उसने नूर हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो उसी तरफ चल पड़ी। नूर हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलीहा को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो उसी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो, और ना ही कभी बाबा जान ने जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूँ ही उसने पूछा। वो कैनवस रख कर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर कर प्रैक्टिस की है। पता है, तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकालकर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आरी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की थी, और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी ही थी, साथ में सज़ा भी मिली थी मुझे, और पूरा जर्नल दोबारा बनाना पड़ा था। वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ, मुझे याद है, अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें ख़राब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खजालत मिटाने को वो भी बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई थी। मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोऊं। वो हंसते हुए मज़े से बोले तो उनके अंदाज़ पर मलीहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक़ भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को ज़िद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर कराऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही थी। बचपन में तुम जिस रफ्तार से कैंडीज़ और चॉकलेट्स खाती थी कि मुझे यकीन था बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुनती थी। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मज़ा आता था। हाँ, याद है। उनकी बातों पर बेतहाशा हंसी मलीहा और बोली, और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाया करते थे, और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डांट भी पड़ती थी, और पता है, मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलीहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया। नूर हुदा ने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डांट पड़वाती थी?
हाँ, वो उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डांटती और आप फ़ौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू में मैं भी डर जाती थी कि अब आप मुझे डांटेंगे या कम से कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे। मगर आप मुझे डांटे बगैर रोज़ कहानी भी सुना देते थे। तुम्हें कोई कुछ न कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता और तुम इस बात का मज़ा लेती थी। उन्हें जैसे वाकई सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर भी ये कहूँगी कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शह पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सब भी शरारतें छोड़ दी और अम्मी भी तो कहा करती थी नूर खुदा ने ही मलिहा को बिगाड़ रखा है, और मैं सचमुच ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन ना चले गए होते। हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छूट गई थी, मगर वहाँ कितने दिन तुम्हें याद करके मैं उदास रहा था, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बार बार फ़ोन करता कि तुम्हारी आवाज़ें सुन लूँ, मगर हर बार जवाब मिलता मलिहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज़ थी, उसने आहिस्ता से कहा। वो क्यों भला? नूर खुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक्त बस आपके साथ ही तो गुजरता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए जब आपका फ़ोन आता तो मैं छुप जाती। इतनी लंबी नाराज़गी कि फिर सालों तक बात ही नहीं की, वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फ़ोन तो मैं भी किया करती थी। हाँ, साल में एक बार। ऐसी भी क्या नाराज़गी? नाराज़गी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक की थी, मगर फिर बहलने के साथ साथ मैं आपको भूल गई। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी, 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्द ही अजनबी हो गए थे आप, इसलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। जानता था तुम मुझे भूल चुकी हो। वो अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलिहा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे, और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह बातों बातों में वो उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो मलिहा ने बिला तामिल उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऑलवेज एंड फॉर एवर। उन्होंने पल भर को उसका हाथ थाम कर छोड़ते हुए एक पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये वही पैकेट था जो मलिहा उस दिन उनके सामान में देख चुकी थी। पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत के लिए उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, तो उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ पैकेट उनके हाथ से ले लिया। थैंक यू हादी भाई। ओह गॉड, वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोले। कान तरस गए थे इस तर्ज़ तखातिब को सुनने के लिए। वो खिजल सी हो गई। खुले दरवाजे पर बहादुर की दस्तक पर दोनों ही उधर मुतवज्जा हुए थे। कहिए बहादुर साहब, आपको क्या कहना है? नूर खुदा के इस तरह बोलने पर वो कुछ शर्मा सा गया और कहा, बीबी साहब के लिए सुमेरा बीबी का फ़ोन आया है। वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। सुमेरा तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, उसने कहा। फिर ख्याल आदमी ने बताया, लेकिन मेरी कज़न भी है, इफ्तिखार मामू की बेटी। अच्छा, उन्होंने कहा, और वो झटपट फ़ोन सुनने के लिए कमरे से निकल गई। रात इशा की नमाज़ पढ़कर मलिहा अपनी डायरी लिए बालकोनी में आ गई। जिनकी निगाह जिस्म के पार जा सकती हो, वो भी दिल से आगे एहसास तक पहुंचकर रुक जाते हैं। मगर वजदान मुस्तफ़ा अजीब शख्स है, रूह की बातें करता है, और बातें भी ऐसी कि सुनो तो दिल चाहे सुनते ही जाओ। पर मेरी दुआ है कि मैं वजदान मुस्तफ़ा से दोबारा कभी ना मिलूं। मुझे डर है कि ये मुझसे वो सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। हम अपने दिल को थपकते हैं और सोचते हैं कि तितलियों के परों पर कहानियाँ लिखकर बचाएं कैसे उन्हें धूप की तमाज़त से। वजदान के साथ हुई उस मुलाकात को 2 महीने होने वाले थे, मगर मलिहा ने इस दौरान एक बार भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया। उसे यकीन था कि वो अभी भी उसी दरख्त के नीचे खड़ा होगा जहाँ उस रोज़ वो उसे छोड़ आई थी। वो लाख इनकार करती, मगर ये सच था कि वो उसे डिस्टर्ब कर गया था। उसके दिल के दरवाजे तो बंद ही रहे, मगर वही दिल
में इस अदा से आया जैसे सूरज की रोशनी बंद दरवाज़ों की झड़ियों से गुजरकर अंदर के मंजर को रोशन करके अपने होने का ऐलान कर दे। मलिहा की हालत उस नादान जैसी थी जो इन अयान होते मनाजिर से सिर्फ नज़र करने को हथेलियाँ आंखों पर रख ले, पर जब उजाले ने बंद पलकों में भी रास्ता बना लिया तो तड़प कर वही हथेलियाँ आसमान की तरफ उठा दी कि सूरज को ही ढांप ले। वजदान मुस्तफ़ा के वजूद से फूटती रोशनी ने जब पहले पहल मलिहा की आंखों को छुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेखबरी में उसके आसपास कितना उजाला बिखर गया था। और जब मालूम हुआ तो वो अंदेशा मोहब्बत से घबरा उठी। अजीब सी हालत हो गई थी उसकी। बैठे बैठे चौंक जाती, बोलते बोलते एकदम ही चुप हो जाती और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुंच जाती। अज़हर फ़ारूकी ने मलिहा में आई इन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ इन तब्दीलियों को महसूस कर लिया था बल्कि वो ठिठक भी गए थे। मलिहा का बेख्तियार अपनी तरफ आना उन्हें चौंका गया था। उन्हें स्टडी में बैठे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर समेटने लगे। तभी मलिहा आ गई। चाय के 2 कप ट्रे में रखे। उसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हादी भाई, उसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं बस अभी सोने ही जा रहा था। वो उसे छेड़ने को बोले और वो छिड़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे बल्कि मेरे साथ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। वो उससे देखकर बोले, ज़बरदस्ती है? हाँ है तो, उसने साफ गोई से कहा, मगर सिर्फ आपके साथ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने कप उठा लिया और घूंट भरकर कहा, इफ्तिखार मामू आए थे? हाँ, कप होंठों से हटाकर उसने कहा, लेकिन आप तो उस वक्त घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर होते हुए मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी, उन्होंने कहा तो मलिहा सर हिलाते हुए बताने लगी। उनके साथ मुनीर मामू भी थे, वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूँ ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को सुमेरा और आफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी, तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाए। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला ज़रूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कज़न आए होंगे, उनके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेती। और ये आफाक भी तुम्हारा कज़न ही है ना? उन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और उस दिन कार्ड्स देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे 2 कज़न्स की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया है, उसने सर झुकाकर हल्के से कहा। तुम जाना चाहती हो? वो झुककर उसका चेहरा देखने लगे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर उसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने उस पर से नज़र हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गवर्नमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। उधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइज़र का ऑफिस और इससे आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर है। वो नक्शे पर कई जगह उंगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसर बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से ही खुले चार्ट पर बराबर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफिस बनवाएंगे? उसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शे 2 अलग इंजीनियर्स ने बनाए हैं और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ, इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलिहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटर और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। उसने अब भी गुरेज किया तो नूरुल हुदा कुछ चिढ़ से गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो।
और उसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वजदान का जुमला समातों में बाज़गुश्त करने लगा। मलीहा ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गई। फिर मलीहा ने उनके चेहरे से नज़र हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने इस नक्शे को देखा और तौसीफ़ी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं आती? वो उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ट्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलीहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा उनसे बात करूं। उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा। नूरुल हुदा मज़ीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलीहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो, मगर मलीहा निवाला चबाना भूलकर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी नवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना, शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के रह आओ। मलीहा के हलक में निवाला अटक गया। उसने फ़ौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है? मलीहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो इस सारी बातचीत से लाताल्लुक़ नज़र आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ़ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलीहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना ख़त्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलीहा अंधी तूफ़ान की तरह कमरे में आई और लाइट ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। उफ़ हो, मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं। तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा। उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत से बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा, जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो यूं ही बातों बातों में एक बात कही थी। उन्हें अगर मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धंधाड़ी की है। उनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे। क्या खाक ईमानदारी है, शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए? सीधे दोज़ख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर नहीं हुआ और वो बोले, ठीक है चले जाऊँगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी।
जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलिया हिली भी नहीं। उससे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूर खुदा ने सर पर से चादर हटाकर उसे देखा, फिर कोहनी के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह न सके। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज़ की दवा है? मलिहा तप कर बोली, वो किसी मर्ज़ की दवा नहीं है, बल्कि वो खुद लाइलाज मर्ज़ है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रखकर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए वरना फोत हो जाएंगे। उसने इस तरह कहा कि नूरहुदा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, गुलबानो भी तो है, वो सब संभाल लेगी और फिर एक हफ्ते ही की तो बात है। फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो, यहाँ से निकल चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठते हुए कहने लगी, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाओगी, फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही सही, तो आपके साथ ही वापस आ जाओगी। उसे अब तक जोड़ तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आप कौन सा कंवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मज़ीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूरहुदा चादर फेंककर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिन हैं अगर मगर है, इनका जवाब मैं शाम को दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम ही रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़ा होगा कि कभी चाह कर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलिहा भी, हादी भाई बात सुने, कहती उनके पीछे आई, मगर दरवाज़ा दहाड़ करता उसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया, मगर फिर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकालकर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरहुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरहुदा ब्लैक ड्रेस, पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मेहरून और दूसरी ब्राउन वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा ज़रा बताना तो, दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड पे रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना क्यों ज़रूरी समझते हैं? उन्होंने दो बदो जवाब दिया, और तुम हर बात में बहस करना ज़रूरी क्यों समझती हो? उसने सर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह उनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूंढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से दोनों टाइयाँ निकालकर हाथ में पकड़ी ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बांधने लगी। खैर इरादी तौर पर ही नूरहुदा की निगाह उस पर टिक गई थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग के जाजिट की शलवार पर शिफॉन की कमीज़ पहने, सफ़ेद शिफॉन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आवेज़े थे, आंखों में काजल की सी पतली लकीर और होठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि नूरहुदा उसे देखते देखते एक पल को सब कुछ फरामोश कर बैठते, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नॉट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलिहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूरहुदा फ़ौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिहा की अक्स पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। उनकी आवाज़ पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नज़र न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट। उसे रुकने का कहकर नूरहुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरहुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ।
मगर मुफ्त में नहीं खींचूँगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलीहा फ़ौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाज़े की तरफ ही मुतवज्जा थे। नूरुल हुदा से एक कदम पीछे अंदर आती मलीहा ने उन्हें दरवाज़े की तरफ देखते पाया तो घबरा कर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से उसे अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की उकाबी निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया था। नूरुल हुदा मलीहा के साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुककर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने आए थे। वो अभी तक इसी ख्याल के ज़ेर असर थे, ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा उनके मानी के इस मुस्कुराहट का मतलब तो ना समझे, पर उससे ही गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज़ कहकर पलट गए। मलीहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज़ बाबा जान कहा और उनके साथ बोली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक्त भी मलीहा का हाथ उनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए इन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था।